अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इसके बाद महताब ने अजीब व गरीब बात सुनाई कि परवीन महताब को ये बताकर कि वो कुछ देर के लिए अपने घर जा रही है चली गई और शाम को वापस आई। हमें अपना जेवर और रकम वापस चाहिए, परवीन ने महताब से कहा। कहते हैं कि थाने और कचहरी के चक्कर में पड़ जाओ तो माल वापस नहीं मिलता। तुम ज़रा चुप रहना। हमारा जेवर और हमारी रकम हलाल की है, एक एक चीज़ वापस मिल जाएगी। महताब ने मुझे बताया कि उस रात और अगले दिन भी परवीन उस पर मोहब्बतें लुटाती रही, जिसका नशा महताब पर 2-3 दिन रहा। ये इसकी बड़ी ही खतरनाक कमज़ोरी थी। अगला दिन भी गुजर गया। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले परवीन ने महताब से कहा कि वो अपने घर तक जा रही है और वो चली गई। वो कोई 2 घंटे बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी, जो उसने महताब को दी और बोली, ये लो, हमारा माल वापस मिल गया है। महताब ने पोटली खोलकर देखी। सारे जेवरात और सारी रकम पोटली में मौजूद थी। कहाँ से लाई हो? महताब ने पूछा। जहाँ से भी लाई हो, तुम्हें इससे क्या? परवीन ने ज़रा खुशीली आवाज़ में कहा। यह हमारा हलाल का माल था, वापस मिल गया है। अब ना तुम कुछ बोलोगे ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। महताब हंस पे आदत खामोश हो गया, लेकिन वो अपनी ज़ात में कोई तब्दीली रूनुमा होती हुई महसूस करने लगा। उसने मुझे बताया कि इसे यकीन हो गया था कि इसका चोर शमशेर ही था। महताब के सीने में आग, इंतकाम की आग सुलगने लगी। यह आग ऐसी भड़की कि उसकी बुज़दिली भी इस आग को सर्द न कर सकी। उसने 2-3 बार परवीन से कहा कि वो किसी को नहीं बताएगा, इसे वो बता दे कि ये माल कहाँ से मिला है। परवीन इसे प्यार से भी और डांट के लहजे में भी टालती रही। अगले रोज़ महताब बाहर निकला तो उसे शमशेर मिल गया। महताब भाई, शमशेर ने इसे रोककर तंजिया से लहजे में कहा, माल वापस मिल गया है, अब जबान न खोलना। परवीन ना होती तो तुम्हें एक पैसा वापस ना मिलता। ये चंद एक अल्फाज तीरों की तरह महताब के दिल में उतर गए और महताब शमशीर के लिए मौत का फरिश्ता बन गया। महताब अपने ज़ात में जो तब्दीलियां महसूस कर रहा था वो यकलक मुकम्मल हो गई और इंतकाम की जो आग उसके सीने में सुलग रही थी वो अचानक शोला बन गई। उसने शमशेर को कुछ भी ना कहा, खामोशी से आगे चल पड़ा। उसके दिमाग ने यकलक अपने आप ही तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। परवीन का रवैया भी बदलना शुरू हो गया था। महताब ने बयान देते हुए मुझे बताया, मैंने उसे देखा कि वो अकेली बैठी किसी सोच में गुम होती थी। मैंने ये भी देखा कि मेरे साथ अब वो गुस्से से नहीं बोलती थी। कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो परवीन के दिल में चुभ गई थी। मैंने उससे 2 मरतबा पूछा कि इसे क्या परेशानी है, लेकिन उसने मुझे टाल दिया। रात का वक्त था, मैं गहरी नींद सोया हुआ था कि परवीन की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। वो बड़े ज़ोर से कह रही थी, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मौत नहीं देखना चाहती, तुम चोर हो। वो ख्वाब में बोल रही थी। उसने यही अल्फाज साफ कहे, फिर वो कुछ बुड़बुड़ाने लगी जो मैं समझ न सका। फिर उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे हिलाया और ज़ोर ज़ोर से हिलाया भी। मेरा ख्याल था कि वो जाग उठी है और रो रही है, लेकिन वो सोई हुई थी और मेरी आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठी। मैंने लालटेन की बत्ती ऊंची करके उससे देखा। वो हैरत ज़दा नज़रों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कमरे में हर तरफ निगाहें दौड़ाईं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके करीब हो गया और उससे पूछा कि वो क्या ख्वाब देख रही थी। उसने कहा कि उसे याद नहीं रहा कि वो क्या देख रही थी। मैंने उसे बताया कि वो क्या कह रही थी। महताब ने मुझे बताया कि अपनी बीवी को इस तरह खौफजदगी और परेशानी के आलम में उसने कभी नहीं देखा था। ये देखकर उसके वजूद में मर्दानगी बेदार हो गई, बुज़दिली की जगह दिलेरी आ गई। अब मेरी सुनो परवीन, महताब ने कहा, मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ले लो। मैं प्यार की खातिर तुम्हारे कदमों में बैठा रहा। मैंने जो जिल्लत बर्दाश्त की है वो कोई गैरत वाला मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये तो मैं बर्दाश्त करूँगा ही नहीं कि तुम इतनी परेशानी में पड़ी रहो और मैं खामोशी से तुम्हारा मुँह देखता रहूँ। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। परवीन ने खिलाफ तवक्को अपना सर मेरे सामने यूं फेंक दिया जैसे वो हार गई हो, और मेरे हाथों में सर देकर सिसकियां ले लेकर रोने लगी। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी महताब, परवीन ने हारे हुए लहजे में कहा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें इस तरह तो धोखा नहीं दिया, लेकिन ये भी बेवफाई थी कि मैं एक गैर मर्द से मिलती रही हूँ। मैंने कुरान मजीद की कसम खाकर तुम्हें कहा था कि शमशेर के साथ मेरा ताल्लुक़ पाक साफ था।
अब कसम खाकर कहती हूँ कि इसके साथ ताल्लुक तोड़ दिया है और वो तुम्हें मजबूर करता होगा कि ताल्लुक कायम रखो। मेहताब ने कहा। हाँ, परवीन ने कहा। वो कहता है कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महताब ने इस रात की बहुत सी बातें सुनाई जो उसके और परवीन के दरमियान हुई थी। मैंने आपको चंद एक ज़रूरी बातें सुनाई हैं। उसके बाद मेहताब ने शमशेर को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया। इसे ये तरीका ज़्यादा अच्छा और माकूल लगा जो उसने इख्तियार किया था। ये वो पहले ही मुझे सुना चुका था। इसे इत्तेफाकिया पता चला कि शमशेर फलां वक्त गांव से बाहर जा रहा है। मेहताब अब अपने शदीद इंतकामी जज्बे के ज़ेरे असर था। इस पर वो काबू नहीं पा सकता था, बल्कि वो इसके जज्बे के काबू में था। वो बंदूक लेकर बड़ी अच्छी जगह घात में जा बैठा। उसने शमशेर को निशाने में भी ले लिया, लेकिन ट्रैगर दबाने से पहले किसी और बंदूक का ट्रैगर दब गया और जो काम मेहताब के कारतूस ने करना था वो किसी और बंदूक से निकले हुए कारतूस ने कर दिया। जहाँ तक कहानी का ताल्लुक था तो वो तो बहुत ही दिलचस्प थी, लेकिन मैं कहानियाँ सुनाने के लिए और सुनने के लिए वहाँ नहीं बैठा था। मुझे तो सबूत चाहिए था कि ये कहानी सच्ची है। मैंने मेहताब को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया था। इसे अभी तक हवालात में ही रखना था और इसके सारे बयान को शक की नज़र से देखना था। मैंने इससे पूछा कि इसने कितने कारतूस फायर किए थे। उसने बताया कि 4 फायर किए थे। उसने फायर किए हुए कारतूसों के खोखे भी बंदूक के साथ बरामद कराए थे। लेकिन मेरे इस सवाल के जवाब में कि उसने परिंदे कितने मारे थे, 3 परिंदे बताए। इससे मुझे शक हुआ। वो कहता था कि फायर करते वक्त फाख्ता उड़ गई थी। अब मैं आपको ज़रा पीछे लिए चलता हूँ। मैंने उंगलियों के निशान फुलवार भेजे थे, वहाँ से जवाब आया कि निशान रिकॉर्ड पर नहीं। इससे ये जाहिर हुआ कि मुलजिम नए थे या इस दर्जे के मुलजिम नहीं थे जिनकी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में रखे जाते थे। मैंने शौकत और शौका के मुतालिक कहा है कि वो एक बार चोरी में सज़ा भुगत चुका था और छोटे मोटे जुराइम उसका पेशा था। इसकी उंगलियों के निशान थाने में भी और जेल में भी लिए जाने चाहिए थे, लेकिन पहली बार सज़ा याफ्ता होने की वजह से उसके निशान नहीं लिए गए थे। इसे शायद इत्तेफाकिया जुर्म के ज़ुमरे में लिया गया था। उंगलियों के निशान आदि मुजरिमों के लिए जाते थे। बहरहाल मेरे पास तो उंगलियों के निशान महफूज हो ही गए थे। अब शोके को बुलाकर ये निशान उसकी उंगलियों से मिलाने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेहताब के बयान के दौरान आ चुकी थी। मेहताब को हवालात में भेजकर मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे मेहताब का बयान सही मालूम होने लगा। इस रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा था कि छर्रे मकतूल के बाएं तरफ से पहलू के करीब से जिस्म में दाखिल हुए। 2 या 3 छर्रे जिस्म के अंदर रह गए और कुछ छर्रे खाल को चीरते हुए निकल गए। 2 या 3 छर्रे रीढ़ की हड्डी के 2 मोहरों में जाकर रुक गए थे। मैंने मेहताब से पूछा था कि मकतूल की कौन सी साइड उसकी तरफ थी। उसने दाईं साइड बताई थी और उसने निशाना कान का लिया था। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि छर्रे बाएं तरफ से दाखिल हुए थे। तब मुझे बंदूक और मकतूल के दरमियानी फासले का ख्याल आया, जो 50 गज से ज़रा ज़्यादा था। इतने फासले से टारगेट तक छर्रे का पहुंचना मुश्किल होता है और वो फैल जाते हैं। कारतूस परिंदों को मारने वाला इस्तेमाल किया गया था। इससे मुझे शक हुआ कि फायर ज़्यादा करीब से किया गया है। सुबह होते ही मैंने उन 2 आदमियों को जिन्होंने मेहताब को देखा था साथ लिया और इस जगह चला गया जहां लाश पड़ी मिली थी। खोजी और थाने के 2-3 आदमी मेरे साथ थे। एक और चीज़ भी मेरे साथ थी जिसने तफ्तीश में मेरी मदद करनी थी। ये मेरी ज़ाती 2 नाली बंदूक थी जो मैं साथ ले गया था। मैंने इन 2 आदमियों को वहाँ जाने को कहा जहाँ उन्होंने कारतूस चलने की आवाज़ सुनी थी। मैं खुद उस जगह चला गया जहाँ मेहताब बंदूक लिए हुए मकतूल के इंतज़ार में बैठा था। जब वो 2 आदमी इस जगह तक पहुँच गए तो मैंने अपनी बंदूक से एक कारतूस फायर किया। इन आदमियों को उधर भेजने से पहले मैंने ये कहा था कि धमाका गौर से सुनें और इसे जहन में रखें। फिर मैं नशेबी जगह में उतरा जो खासी चौड़ी थी और जहाँ नशेब ख़त्म होता था वहाँ चढ़ गया। वहाँ भी छोटे छोटे और 1-2 ज़रा बड़े टीले थे और ये बिल्कुल वीरान जगह थी। वहाँ से कोई रास्ता नहीं गुजरता था और ना ही गुजरने के काबिल जगह थी। टीले मट्टी के थे और वहाँ मट्टी जमा थी जिसमें पाँव धंस जाता था। मैंने अंदाजे से एक जगह मुंतखब की, यानी फ़र्ज़ किया कि मकतूल फला जगह जा रहा है और कहाँ से इस पर फायर किया जाए कि इसके बाएं पहलू में छर्रे लगें। मैं जब एक जगह मुंतखब कर चुका तो वहाँ धूल में खुरे पाए गए। मैं पीछे हट गया और खोजी से कहा कि ये खुरे जहन में रख ले और हेड कांस्टेबल से कहा कि इनके मोल्ड बनाने का इंतज़ाम करे। ये महज शक था कि ये इस आदमी के खुरे हो सकते हैं जिसके कारतूस से मकतूल मरा है।
मैंने खोजी और हेड कांस्टेबल को खुरों की तरफ भेजकर बंदूक की दूसरी नाली का कारतूस फायर किया। फिर एक टीले पर चढ़कर इन आदमियों को इशारा किया कि मेरे पास आ जाएं। मलिक साहब, हेड कांस्टेबल की आवाज़ सुनाई दी। ये देखें। मैंने देखा हेड कांस्टेबल के हाथ में फायर किए हुए कारतूस का खोखा था। उसने बताया कि ये धूल में पड़ा था। मैंने उसे देखा। ये बहुत पुराना नहीं था। यूँ मालूम होता था जैसे अभी अभी बंदूक से निकलकर गिरा हो। एक ही दिन पहले ये फायर हुआ था वहाँ खुरे, और उसके बाद ये कारतूस देखकर मुझे महताब का बयान बिल्कुल सही मालूम होने लगा। वो दो आदमी मेरे पास आए तो मैंने इनसे पूछा कि कल उन्होंने ये धमाका सुना था तो वो इतना बुलंद था जैसा पहले मेरे कारतूस से हुआ था या दूसरे से। दोनों ने बैक ज़बान कहा कि धमाका दूसरे कारतूस जितना था, यानी धमाका दूर का था, इस जगह से जहाँ महताब बैठा था और इस जगह तक जहाँ से खुरे और खोखे की बरामदगी हुई थी। फासला 70-80 गज था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कातिल कोई और है। तफ्तीश की अब यह सूरत बन गई थी कि नकब जनी का सुराग और मुलजिम मिल गए थे, लेकिन कातिल अभी तक लापता था। ये बात साफ थी कि ये इंतकामी कत्ल था। मैंने खोजी से कहा कि इन खुरों को वो तलाश करने की कोशिश करे। इसके लिए काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा इलाका आम रास्तों से बिल्कुल हटकर था। वहाँ घास भी नहीं थी कि भेड़ बकरियाँ या मवेशी चरने के लिए चले जाते। ज़मीन कच्ची थी। खोजी फौरन अपने काम में लग गया। मैंने अब जो भी कदम उठाना था बड़ी तेज़ी से उठाना था। मैं सबको लेकर थाने चला गया। रास्ते में ही एक कांस्टेबल को ये कहकर थाने भेज दिया था कि वो परवीन को थाने ले आए। परवीन थाने में आई तो मैंने उसे अपने दफ्तर में बिठाया और पहला सवाल ये किया कि वो चोरी का माल कहाँ से वापस लेकर आई थी। उसने पहले तो पसोपेश की और मुझे गोलमोल से जवाब देने लगी, लेकिन जब मेरी ज़बान खुली तो वो बोल पड़ी। फिर भी कोई पते की बात नहीं कर रही थी। तुम्हारा जिगरी यार सिर्फ तुम्हारी वजह से कत्ल हो चुका है। मैंने कहा, क्या अब अपने खामिद को भी फांसी चढ़ाना चाहती हो? उसका रद्द-ए-अमल ये था कि उसकी आंखें ठहर गईं, रंग पीला पड़ गया और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि मुझे हर एक बात का इल्म हो चुका है, और अब अगर वो कोई बात छुपाने की कोशिश करेगी तो सीधी 2 साल के लिए जेल चली जाएगी। आखिर उसने मेरे सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए। बाकी बातों के अलावा उसने काम की जो बात बताई वो ये थी कि वो चोरी का माल मकतूल शमशेर से वापस लाई थी, जेवरात भी और रकम भी। तुम्हें किस तरह पता चला था कि माल शमशेर के पास है? मैंने पूछा। या शमशेर को मालूम है कि माल कहाँ है? मेरे खामिद ने एक रात मुझे बताया कि इसे मालूम हो गया है कि जेवर कहाँ है। परवीन ने जवाब दिया। उसने शोके का नाम लिया तो मुझे शक हुआ, क्योंकि शोका शमशेर का दोस्त था। शमशेर पर मेरे शक की वजह कुछ और भी थी। वो मेरे साथ शादी करना चाहता था। सच्ची बात यह कि मैं खुद उसको चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे महताब के साथ ब्याह दिया। न मेरे दिल से शमशेर की मोहब्बत निकली, न उसके दिल से मेरी मोहब्बत निकल सकी। हम दोनों दरपर्दा मिलते रहे। अल्लाह गवाह है कि हम इकट्ठे बैठकर सिर्फ बातें किया करते थे। शमशेर मुझे मजबूर करता था कि मैं महताब को इतना तंग करूं कि वो मुझे तलाक दे दे। मैंने महताब को बहुत तंग किया। उसे साफ साफ बता दिया कि मैं शमशेर को दिल से नहीं निकालूंगी और तुम्हारे हुकूक भी पूरे करती रहूंगी। लेकिन मैं बहुत हैरान होती थी कि महताब ने ये बर्दाश्त किया, मुझे तलाक देने की बजाय मेरा नौकर बन गया। मैं जान गई कि इस शख्स को प्यार की इतनी ही ज़रूरत है जितनी प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है। मैंने इसकी इस कमज़ोरी से या इसकी इस ज़रूरत से ये फ़ायदा उठाया कि शमशेर के साथ मिलना जुलना जारी रखा। तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ? मैंने पूछा और कहा, मालूम होता है कि तुम में भी ये कमज़ोरी थी। इसे आप अल्लाह की मर्ज़ी समझें, परवीन ने कहा। मैं आपको बता रही थी कि मेरे खामिद में कोई कमज़ोरी नहीं, परवीन ने कहा, और सर झुकाकर ज़रा दबी सी आवाज़ में कहने लगी। मेरी रूह को शमशेर के पास बैठकर सुकून मिलता था। जब खामिद ने मुझे बताया कि उसने अपना सोने का तावीज़ कहाँ देखा है तो मेरा ध्यान शमशेर की तरफ गया, जिसकी एक वजह यह भी थी कि शमशेर ने मुझे कई बार कहा था कि मेरा खामिद इसके साथ बाहर तंजिया बातें करता है और ये ज़ाहिर करता है कि शमशेर उसके मुकाबले में गरीब है और जैसे वो छोटी ज़ात का आदमी है। ये तो मैं जानती हूँ कि मेरा खामिद घर से बाहर अपनी बड़ी ज़मींदारी और अमीरी हर किसी को जताता रहता है, और ये बात इस तरह करता है जैसे गांव के सारे लोग उसकी रियाया हों। परवीन ने मुझे तफसील से बताया कि महताब किस तरह शोबाजी करता है। ये भी दरअसल नफसियाती मामला था। प्यार की महरूमी ने उसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था। उसका रद्द अमल ये था कि वो बरतरी की एक्टिंग करता था,
परवीन के बयान के मुताबिक उसने शमशेर को कमतर समझकर बहुत सी नारवा बातें कह दी थी। शमशेर ने एक रोज परवीन से ऐसी बात कही जिसे परवीन ने मजाक समझा। देखो परवीन, शमशेर ने उसे कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मेहताब का ये सुलूक बर्दाश्त करता रहा हूँ। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। तुम अपने खामिद से तलाक लेना ही नहीं चाहती। अगर तलाक से डरती हो तो मैं तुम्हें एक जहर ला दूंगा। ये तुम इसे सालन में या दूध में मिलाकर सिर्फ 2 दफ़ा दे देना। जहर फौरन असर नहीं करेगा। 5-6 दिनों बाद ये बीमार होगा और 1 महीने बाद मर जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं समझ सकेगा कि ये जहर से मरा है। ये काम करोगी? नहीं, परवीन ने इसे जवाब दिया। मैं किसी इंसान की जान लेना नहीं चाहती। तो बगैर शादी के मेरी बन जाओ, शमशेर ने कहा। नहीं, परवीन ने जवाब दिया, मैं मोहब्बत को भी नापाक नहीं करूंगी और ना ही खामिद को धोखा दूंगी। फिर ये सोच लो, शमशेर ने कहा, कि मैंने तुम्हारी खातिर अभी तक शादी नहीं की और तुम मुझे टाल रही हो। उधर तुम्हारे खामिद ने कल मुझे कहा है कि तुम्हारा एक बैल मर गया है। अगर पैसे ना हो तो मुझसे ले लेना। इससे पहले भी ये शख्स मुझ पर अपनी अमीरी की धौंस जमा चुका है। मैं जब चाहूँ इसे बता सकता हूँ कि मैं एक रात में उसे कंगाल कर दूंगा। परवीन ने जब मुझे शमशेर की इस तरह की कुछ और बातें सुनाई तो मुझे यकीन हो गया कि ये वारदात शमशेर ने कराई है और उसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। मैंने नंबरदार से और गांव के 2-3 मोअज़्ज़िज़ीन से और 2 मुखबिरों से भी शमशेर के मुतालिक पूछा था तो मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई थी कि वो घटिया दर्जे का आदमी था। बात की एक और बात भी मैं आपको अभी बता दूं। बाद में मेहताब ने मुझे बताया था कि उसके घर नकब लगने से 1 रोज़ बाद शमशेर ने मेहताब से कहा था कि तुम्हारा घर खाली हो गया है, मुझसे कुछ रकम ले लो और इसे उधार भी ना समझना। परवीन ने अपने बयान में मुझे बताया कि मेहताब ने जब उसे बताया कि उसका सोने का तावीज़ और जेवर कहाँ है तो वो मेहताब से ये कहकर कि अपने घर जा रही है चली गई और शमशेर से मिली। उसने शमशेर से कहा कि उसने नकब लगवाई है। शमशेर न माना बल्कि उसने परवीन को डांट दिया कि वो इस पर कितना घटिया इल्ज़ाम आयद कर रही है। मैं तुम्हें गिरफ्तारी और सज़ा से बचाने के लिए मेहताब को डरा धमकाकर इसका मुंह बंद कराई हूँ, परवीन ने कहा। वो इसी वक्त थाने जा रहा था। वो अपना पान के पत्ते जैसा तावीज़ जिस पर अल्लाह लिखा हुआ है अपनी आंखों से देखकर आया है। अगर वो मुझे बताए बगैर थाने चला जाता था तो तुमको इसी वक्त हथकड़ियाँ लग जानी थी और तुम थाने में बैठे हुए होते। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरी मोहब्बत का ही ख्याल करो और जेवर और पैसे दे दो। परवीन ने उसे पूरी बात सुनाई थी। शमशेर ने आखिरी असर कबूल कर लिया, बल्कि मैं कहूँगा कि वो डर गया कि चोरी के माल की निशानदही हो गई है। तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर मुझे गिरफ्तारी से बचा लिया है, शमशेर ने कहा। अब मैं अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ। नकब मैंने नहीं लगाई बल्कि लगवाई है। मैं तुम्हारे खामिद को जताना चाहता था कि मैं इसे एक रात में कंगाल कर सकता हूँ। मैं डाकू और चोर नहीं। इसने इससे आगे सिर्फ ये बात की कि तुम्हें जेवर और पैसे मिल जाएंगे। अपने खामिद को ये ज़रूर कहना कि मेरे सामने आकर वो अपनी गर्दन को ऊंचा और टेढ़ा ना किया करे। और परवीन, मैं तुम्हें भी एक बात कहना चाहता हूँ। मेहताब से तलाक लो या इसे जहर दो और मेरे साथ शादी कर लो, या मुझे साफ साफ जवाब दे दो, वरना मैं तुम्हारे घर का हाल इस दरख्त जैसा करूँगा जिस पे बार बार बिजली गिरती है और इसकी कोई शाख हरी नहीं रहती।